अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अभी हमारा जो सा है स्कॉलरशिप टेस्ट का फ़ेज़ 2 है, जिसमें हमने उन बच्चों के लिए टेस्ट डिज़ाइन किया था बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो बच्चे अपना टेस्ट जो है वो सबमिट नहीं कर सके, एनी टेक्निकल इशू जो भी था, जिन बच्चों ने वो टेस्ट नहीं कर सके थे उन बच्चों के लिए हमने ये दोबारा टेस्ट बनाया था और इसको हमने फ़ेज़ 2 का नाम दिया है। और इसमें हमने वही क्वेश्चंस जो उनसे हैं, यानी कि उसी सारे प्रोस्पेक्ट पे हमने क्वेश्चंस जो उनसे थे वो तैयार किए थे, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल, हमने उन चीज़ों को फोकस किया था जो हमारे पास ऑलरेडी थी। हमारे पास 4 टॉपिक्स थे: नाउन, वर्ब, प्रपोजिशन और पंक्चुएशन। और अभी भी हमने उन्हीं चारों के ऊपर जो है वो 10 MCQs अपने इंग्लिश के बनाए थे। और उन MCQs को बनाने में हमारा जो मेन फोकस था वो आपके सिलेबस था, जो रूल्स वहाँ पे अप्लाई हुए उन्हीं को फोकस रखा गया है। और सेकेंडली, कुछ MCQs जो उनसे हैं वो क्रिएटिवली हमने बनाए थे, जो कि इवन द AI वॉज सेलेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक, वो इस वजह से ताकि हम लोग जज कर सकें कि हाउ मच कॉन्फिडेंस डू यू स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके केसेस आते हैं कि उन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर तो किया होता है बट दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट इन देयर आंसर्स। सो व्हेन दे चेक द आंसर्स विद द AI, तो AI टेल्स देम आंसर इन सम अदर माइंडसेट। ठीक है, वो किसी और माइंडसेट में हमें आंसर बता रहा होता है और वो रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, हैंस आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो MCQs हम देखते हैं। हमारे 10 MCQs हमसे इंग्लिश के हैं। द फर्स्ट वन इज choose the correct option. Now we need to select the correct option. यहाँ पे हमारे पास there are a number of sentences. We have 4 sentences and we can see in the options that there are sets of 2 and a C option, Charlie option that says 3. Options पढ़ लेते हैं, अपने sentences जो हैं वो पढ़ लेते हैं। हमारे पास first sentence कह रहा है It had been windy this morning. Now I'll say straight away that the sentence is wrong. Sentence is incorrect. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, आइडिया बहुत सारों को हो जाता है कि सर ये ठीक नहीं लग रहा, बट रीजनिंग जब हमें पता हो तो हम यही वाला रूल कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हम जो सा है वो सेंटेंस को जज कर सकते हैं कि वो आइदर ठीक है या ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि बात हम कर रहे हैं इट हैड बीन। हैड बीन हमारे पास पास्ट में यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैड बीन को, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। और इसके साथ हमने एक और एक्शन जो है वो रखा होता है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसके साथ कोई और एक्शन नहीं है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, दिस, अगर हमने यहाँ पे हैड बीन ही यूज़ करना था तो हमें दिस की जगह दैट यूज़ करना पड़ना था। ठीक है, इस वजह से हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो स्ट्रेट अवे रॉन्ग है, यानी कि जिन भी ऑप्शंस में हमारे पास 1 आ रहा है वो तो गलत हो गए। ये 1 आ रहा है तो अल्फा भी गलत है और ये 1 आ रहा है तो डेल्टा भी गलत है। अब ऑप्शन आ जाती है क्या सेकंड सेंटेंस हमारा ठीक है या नहीं थी। तो सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में 3 तो कॉमन है। सेकंड सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं इट हैज़ बीन विंडी दिस मॉर्निंग, और थर्ड सेंटेंस में इट वॉज विंडी दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमारे पास कोई और एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो हम बड़ी आसानी से इसको जज कर सकते हैं, लेकिन हमारा रूल जो है, रूल क्या कहता है कि अगर आप उसी दिन में हैं, लेट से मैं आज जो है शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आज सुबह की अगर बात कर रहा हूं तो फिर मैं यूज करूंगा इट वॉज। ठीक है, अगर आज शाम 5 या 6 बजे शाम को किसी भी टाइम में बात कर रहा हूं सुबह की कि यार आज सुबह बड़ी हवा चल रही थी, तो फिर मैं वॉज को यूज करूंगा। और हैज बीन कहां पे यूज करूंगा? जब अभी सुबह ही है, सुबह के 8 बजे हुए हैं और मैं 7 बजे की बात कर रहा हूं कि इट हैज़ बीन विंडी दिस मॉर्निंग, तो फिर यहाँ पे हम हैज़ बीन को यूज़ करेंगे जब हम उसी टाइम में मौजूद हैं, सुबह में ही हम मौजूद हैं। ठीक है, और जो लास्ट हमारे पास है यहाँ पे, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वही गलत हो जाता है, तो हमें फर्दर मोर इस सेंटेंस को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे करेक्ट सेंटेंसेस हो गए 2 और 3। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन
दिया गया था, लेकिन सेकंड सेंटेंस भी हमारा करेक्ट था, तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बीटा। सेकंड एमसीक्यू देख लें, फिल इन द ब्लैंक, यू शुड कॉल द पुलिस इफ देयर इज अ डेंजर। अब क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में ये आ सकता है कि सर हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या ज़रूरी है कि हम लगाएं? देखें, इंग्लिश में द कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास बात का कॉन्टेक्स्ट ना हो तो करेक्ट ऑप्शन को चूज करना कैन बी क्वाइट अ ट्रिकी टास्क। तो यहाँ पे हम अगर कोई प्रपोजिशन ना भी लगाएं, कॉल द पुलिस, कॉल हमारे यहाँ हरफ़े आम में इस्तेमाल होता है फोन करना किसी को, तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस को बगैर प्रपोजिशन के भी ठीक कह सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शंस में नो प्रपोजिशन का ऑप्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैंडेटरी है, हमने कोई ना कोई प्रपोजिशन यूज करनी है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड थिंग अब हमने देखनी है, कॉल फॉर हेल्प होता है, कॉल फॉर द पुलिस नहीं यूज करते हैं हम। कॉल फॉर हेल्प हम कर सकते हैं यूज, लेकिन किसी हमने इंस्टीट्यूशन को कॉल करनी है तो वहां पे कॉल फॉर को हम यूज नहीं करते, ऑफ को हम एलिमिनेट कर देंगे। कॉल एट फिजिकल प्लेसेस के लिए एट यूज होता है, तो यहां पे हम एट को भी यूज नहीं कर सकते। द कंफ्यूजन अराइजेज इन दीज टू ऑप्शंस बिकॉज बोथ ऑफ द ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। दोनों ऑप्शंस ठीक हो सकती हैं बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जब हो तो आपके पास दोनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो सकती हैं। कॉल ऑन द पुलिस, पुलिस को मिलने जाना। अब लेट से अल्लाह ना करे आप लोगों में से किसी के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ, विल जस्ट टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो वो वहीं पे रुक के पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस को अपने पास बुलाएंगे, ना कि पुलिस के पास जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा कॉल इन ऑप्शन जो है वो इस सेंटेंस में करेक्ट होगा। अब कॉल ऑन कब करेक्ट हो सकता है? जब हम खुद पुलिस के पास जा रहे हैं। ये डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। कॉल ऑन समबडी तब करेक्ट होता है जब हम किसी से मिलने जा रहे हो, और कॉल इन तब करेक्ट होता है जब कोई हमसे मिलने आ रहा हो या हमने किसी को मिलने बुलाया हो। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है अल्फा। थर्ड एमसीक्यू हम देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखें, अब इस किस्म की स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ा करें। हम पेपर करते हुए, हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए इस तरह तेज़ी से लगे होते हैं कि हमें कभी कभी पता नहीं चलता, और हम सेंटेंस पढ़ के ओके जी ए मार्क कर दो, ए करेक्ट है, ठीक लग रहा है। भाई ठीक ही लगेगा क्योंकि उन्होंने 3 सेंटेंसेस आपको जो से हैं वो ठीक दिए हैं। 3 सेंटेंसेस इन दी ऑप्शंस आर करेक्ट, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, और हमने उसको मार्क करना है। तो काइंडली अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको ध्यान से पढ़ा करें। अब सेंटेंसेस क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं। शी वॉज लाइंग टू हर पेरेंट्स अबाउट वेयर शी हैड बीन। अब वो शरारती लड़की है, वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रही है। रात को उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि जी मैं तो पढ़ने जा रही हूँ, बट शी वॉज डूइंग सम पार्टी स्टफ यू नो। तो उस वजह से जो सा है हम इसको कहेंगे कि ये सेंटेंस तो ठीक है, लाइंग का सही यूज किया गया है। ही वॉज लेइंग ऑन द बीच व्हेन आई कॉल्ड हिम। इसको जो सा है ले को ज़रा हम नज़र में रखते हैं, और ऑब्वियसली ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये ले जो सा है यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन अगर हम देख लें, द टीचर कोड द स्टूडेंट लाइंग अबाउट द होमवर्क असाइनमेंट। अब हमारे साथ बड़ी दफ़ा इंसिडेंट होता है, हम क्लास में होते हैं, हाँ जी बेटा आपने होमवर्क किया, तो द स्टूडेंट विल गो सर मेरा होमवर्क मेरा डॉग खा गया। अस्तगफिरुल्लाह, लाइक ही डजंट हैव एनीथिंग एल्स, एनीथिंग बेटर टू ईट, के उसने आपका होमवर्क खा लिया। तो बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं कभी कभी ऐसा, तो लाइंग जो सा है वो ठीक है, यहाँ पे झूठ बोलने के मीनिंग्स में यूज हो रहा है। और लास्ट जो हमारे पास है, दे वर लेइंग ऑन द काउच। लेइंग ऑन द काउच ये करेक्ट है, क्योंकि आपके पास जो वर्ड है लाई, इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट या टू रिक्लाइन। रिक्लाइन का मतलब लेटना भी होता है। अब 2 मीनिंग्स जब हमारे पास इस वर्ड के हैं तो हमें कैसे पता चलेगा
कि यहाँ पे ये गलत क्यों है। आप देखो कि इसकी जो आईएनजी फॉर्म है झूठ बोलने की और रिक्लाइन करने की, वो दोनों हैं लाइन। तो बात फिर वही आ गई कि आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि ये वाला ले जोन सा है, इसका क्या मतलब है। ये ले की सेकंड फॉर्म है, और आपने सेंटेंस जोन सा है वो ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, हैन ले एग्स, हैन लेज एग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जोन सा है आपका ये ले जोन सा है इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ये ले इस्तेमाल नहीं होगा, ये वाला लेइंग इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अगर हमने करना हो तो हम ये वाला लेइंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हेंस हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन और इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है बीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब ये वाला जोन सा है इजी जोन सा है उसमें फॉल करता है, बिकॉज देखने से हमें जोन सी है, अगर माइनर हमें रूल्स ऑफ नाउन को प्लूरल करने के और नाउन को पोजेसिव करने के पता होंगे तो फिर बड़ी आसानी से हम इस सेंटेंस को अटेम्प्ट, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं, a team from the missions should come up to Brookfield and play one of school's 11s at soccer। अब schools 11, स्कूल की टीम है, 11 की टीम्स होती हैं जो उनसी स्कूल में, डिफरेंट स्कूल्स में, बड़ा स्कूल है तो वहाँ पे टीम्स उनसी वो ज़्यादा, उनमें से किसी एक टीम के साथ, स्कूल की एक टीम के साथ उन्होंने खेलना है, तो पोजीशन शो करना है, और पोजीशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी और एस को यूज़ करते हैं। अच्छा जी ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस ठीक है, तो आप में से कोई बच्चा जो सा है वो कह सकता है कि सर सेकेंड ऑप्शन भी तो ठीक है, क्योंकि जब हमने किसी प्लूरल नाउन की पोजीशन को शो करना होता है तो फिर हम एस के बाद एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी तो करेक्ट है। पर बात दोबारा उधर ही आ जाती है कॉन्टेक्स्ट पे। आपका कॉन्टेक्स्ट प्लूरल स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिंगुलर स्कूल्स की बात कर रहा है, इसलिए आपका सिर्फ अल्फा अभी तक करेक्ट है। हम चार्ली देख लेते हैं, यहां पे अब लिखा है 11s, यहाँ पे 11s लगाने की क्योंकि पोजेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने प्लूरल करना था 11s को, नाउन जो सा है वो प्रॉपर नाउन बनाना था, हमने जो सा है उसको टीम को डिनोट करना था, इस वजह से यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो चार्ली भी गलत हो गया और हमारे पास बीटा भी गलत था। और हम डेल्टा देख लेते हैं। आप कहेंगे एक फर्स्ट लुक, इसको फर्स्ट ग्लांस देने के बाद, कि सर यहाँ पे तो ठीक लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी भी ठीक है और इसके बाद भी अपोस्ट्रोफी नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है। फिर हमारा ये तो डिटो सेंटेंस है एक ही तरह का। अगर आप फिर भी कीन आय से, बड़े ध्यान से अगर देखें इस सेंटेंस को, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, छोटी सी मिस्टेक है, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक है। बट अगर आपके सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप ना हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो सेंटेंस बदल गया, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो हमारे लिए सेंटेंस के एंडिंग पे जो हम फुल स्टॉप या पीरियड या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो तो फिर मैंडेटरी हो गया ना। तो अगर वो नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। फिफ्थ एमसीक्यू हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 40 years seems a long time। 40 years seem a long time। No, 40 years seem long time। 40 years seem long time। अब यहाँ पे हमारे वर्ब की करेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि seem के साथ हम s लगाएंगे या seem के साथ हम s नहीं लगाएंगे, और लॉन्ग टाइम के साथ आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में पहले छोटी सी बात कर लेते हैं कि आज कौन सा है वो हम यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ताकि हम एलिमिनेट कर सकें ऑप्शंस को। तो हमने लॉन्ग टाइम के साथ आ को यूज़ करना है, बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड फ्रेज। इंग्लिश में फिक्स्ड फ्रेज जो सा है वो हम यूज़ करते हैं अ लॉन्ग टाइम, ठीक। तो इस वजह से हमें आ की ज़रूरत तो है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये दोनों सेंटेंसेस फिर हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आ नहीं है, और इन दोनों सेंटेंसेस पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा या सिंगुलर वर्ब आएगा।
अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब हम नहीं लगा सकते बिकॉज हम 40 ईयर्स सेपरेटली अलग अलग 40 ईयर्स की बात नहीं कर रहे, हम एक आप कह लो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और पीरियड ऑफ टाइम को हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। और जब कोई सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, 9th क्लास में हमने रट्टा लगाया था SEIS हमने वर्ब के साथ लगाना होता है, तो हमें यहाँ पे वर्ब के साथ एस की ज़रूरत है, जिस वजह से हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी अल्फा ही होगा। ठीक है, 40 ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है, सीम्स अ लॉन्ग टाइम अभी यूज यहाँ पे किया हुआ है और लास्ट में हमारे यहाँ पे सीम यूज किया तो हम इसको इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स बोथ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। लंबी स्टेटमेंट है बट ओके, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझ लेना है हमने। क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स बोथ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, यानी कि 2 सेंटेंसेस करेक्ट हैं, 4 टोटल सेंटेंसेस हैं, 2 हमारे पास इनकरेक्ट हैं। अब डिफरेंस सेंटेंसेस में हमें नजर आ रहा है ड्रीमिंग ऑफ, ड्रीमिंग अबाउट, ड्रीमिंग फॉर, ड्रीमिंग ऑन। यहां पे अभी हम यूज देख लेते हैं कि ड्रीमिंग के साथ कौन सी प्रपोजिशन को हम यूज कर सकते हैं। ड्रीमिंग के साथ हम ऑफ को यूज कर सकते हैं, अबाउट को यूज कर सकते हैं, और ड्रीमिंग जोन सा है उसके साथ हम ऑन को यूज कर सकते हैं। ड्रीमिंग फॉर यूज जोन सा है वो हमारे पास यूजुअल नहीं होता इंग्लिश में, जिस वजह से हमारे पास अभी 3 करेक्ट सेंटेंसेस जो हैं वो यूज हो रहे हैं। बात दोबारा कॉन्टेक्स्ट पे आ जाती है, हम फिर से सेंटेंसेस को पढ़ेंगे ताकि हमें सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पता चल सके। शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ अ ट्रिप टू पेरिस व्हेन फोन रैंग। ड्रीमिंग ऑफ का मतलब क्या है, विश करना, डिजायर करना, तो सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो बैठी खाम ख्याली में पड़ी हुई है और वो जो उनसी है ख्वाब कर रही, ख्वाब देख रही है कि मैंने जो उनसे है सैर करने जाना है, मैं पेरिस जाऊंगी, हाँ पेरिस जाऊंगी, मैं आईफल टावर देखूंगी एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ड्रीमिंग अबाउट, ड्रीमिंग अबाउट का मतलब कि किसी चीज़ के बारे में ख्वाब देखना। अब ये लिटरल ख्वाब की मीनिंग में आ जाता है, जो आप सोए हुए ख्वाब देखते हैं उनके बारे में बात करते हैं जब हम ड्रीमिंग अबाउट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है कि वो सोई हुई थी और उसको ख्वाब देख रही थी किस बारे में, पेरिस के बारे में, और तब फ़ोन की घंटी बजी और उस बेचारी का ख्वाब टूट गया, और इसलिए हमारा ये सेंटेंस भी ठीक है। अब सर आपने कहा कि ये यूज़ हो सकता है, रेयर केसेस हैं पर ये यूज़ हो सकता है, लेकिन यहां पे ये इनकरेक्ट क्यों है, रीजन क्या है। शी वॉज ड्रीमिंग ऑन अ ट्रिप टू पेरिस व्हेन द फोन रैंग। अब ड्रीमिंग ऑन का मतलब कि शी वॉज ऑलरेडी ऑन अ ट्रिप, शी वॉज ऑन अ ट्रिप, और फिर वो उस ट्रिप के ऊपर जोन सा है वो कोई उसको ख्वाब देख रही है वो, तो सेंटेंस की सेंस जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं होती। एक बड़ा मशहूर गाना भी है ड्रीम ऑन, पुराना रॉक मेटल का, लेकिन बहरहाल वहाँ पे ये बात जोन सी है फिट होती है, लेकिन इधर हमारे पास ऑप्शन में जोन से है वो कॉन्टेक्स्ट में ड्रीम ऑन या ड्रीमिंग ऑन की बात जो है वो फिट नहीं होती, जिस वजह से हमारा ये 4th और 3rd सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो गया, 1st और 2nd करेक्ट हो गया, जिस वजह से हमारा अल्फा ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने अब करेक्ट ऑप्शन देखनी है, ये एक मुश्किल लेकिन रिकॉल बेस्ड था। अब रिकॉल बेस्ड होगा तो वो मुश्किल तभी हो सकता है और सिर्फ उन बच्चों के लिए हो सकता है जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, नो ऑफेंस, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, और आप सारे तो इंशाल्लाह फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। तो मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट। अब मैथमेटिक्स वन ऑफ द नाउन्स जो कि प्लूरल लग रहे होते हैं पर दरअसल वो सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ आर की जरूरत नहीं है, इज हमारा काम जो उनसे है वो कर देता है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। हमने करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। द अलुमनाई ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन। अब देखने में तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, देखने में तो ये द अलुमनाई जोन सा है वो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। और आप में से जिन बच्चों ने इसको सही तरीके से अटेम्प्ट किया है, वेरी कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये थोड़ा सा रेयर केस है, हमें इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता कि अलुमनाई जोन सा है
वो प्लूरल होता है, तो हमारा यहाँ पे आर यूज होएगा। और सी ऑप्शन, पॉलिटिक्स इज अ सब्जेक्ट आई एंजॉय स्टडिंग। पॉलिटिक्स फिर वही बात है जो यहां पे हमने की, लगता प्लूरल है लेकिन असल में सिंगुलर है, इसीलिए इज का यूज यहां पे करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस आ गया सी। डेल्टा वैसे ही देख लेते हैं हम, द सीनरीज इन स्विट्जरलैंड आर ब्रेथ टेकिंग। बात तो ठीक है कि वहां पे बड़े अच्छे नज़ारे जो उनसे हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि सीनरीज हम प्लूरल में यूज नहीं करते, सीनरी ही यहाँ पे यूज होएगा। तो डेल्टा ऑप्शन, बीटा और अल्फा इनकरेक्ट, हमारे पास चार्ली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन फॉर्म्स वुड चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द मोस्ट ड्रास्टिकली। अब वो कहने का, क्वेश्चन का कहने का मकसद क्या है कि कोई एक इन चारों में से वर्ड है जो अगर हम इस ब्लैंक में रखें तो वो सेंटेंस का मीनिंग बहुत सिवियरली चेंज करेगा। यानी कि एक सेंस हमें ये मिल रही है कि इन ऑप्शंस में तीन ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर चौथी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देती है। पर अगर हम ऑप्शंस को देखें एक दफ़ा तो ये सारे हमें एक्सेप्ट ही लग रहा है, कबूल करना। अब बात आ जाती है आपकी वोकेबलरी पे, नाउन की अंडरस्टैंडिंग पे। हम जब बच्चों को बताते हैं तो हम बताते हैं कि जो हमारे पास ION वाले वर्ड्स हैं जिनके एंड पे ION आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नाउन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक्सेप्टेशन हमारे पास नाउन है, दिस वन इज इन क्वेश्चन, क्योंकि ये दो तीनों कबूल करने के मीनिंग्स में यूज हो सकते हैं। और अगर हम सेंटेंस में देखें, द स्पीकर क्वेश्चनड द डैश ऑफ द न्यू पॉलिसी इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे कबूल करने के, जो उन्होंने कबूल करनी पॉलिसीज उसके बारे में जो उनसे स्पीकर ने उनसे क्वेश्चन किया, तो वो करेक्ट हो सकते हैं। बात सिर्फ एक्सेप्टेशन पे आ जाती है, और एक्सेप्टेशन जो उनसा है वो आपके पास ऐसा वर्ड है जो कि हम ओल्ड इंग्लिश में यूज करते थे, और ये सेंस ऑफ वर्ड, यानी कि इसका जो मीनिंग हो सकता है वो हो सकता है सेंस ऑफ अ वर्ड, ये इस मीनिंग में आ सकती है। तो अगर हम यहाँ पे सेंस ऑफ अ वर्ड के बारे में बात करने लग जाएं तो वो एक क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है और आपके सेंटेंस का मीनिंग बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अल्फा होगा। बाकी तीनों इसलिए नहीं है क्योंकि वो कबूल करने के मीनिंग में ही आते हैं। ठीक है, गिव और टेक। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। पंक्चुएशन का क्वेश्चन हमारे पास है, और पंक्चुएशन के रूल्स आपको इंटरमीडिएट में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। और इसी को अगर हम देखें, शी बोट द फॉलोइंग आइटम्स, मिल्क, एग्स, बटर एंड ब्रेड। अब बड़ा बेसिक सा रूल है, इसीलिए इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन में हमने रखा है, क्योंकि रूल आपके पास बेसिक है पर उन बच्चों के लिए जिनको नॉलेज है। जहां पे द फॉलोइंग लिखा हो वहां पे आइटम्स या इस जैसे किसी वर्ड के बाद कोमा यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास एरर आ गया। बाकी लिस्ट करने के लिए आप जो सा है वो यूजेज सही है, लेकिन यहाँ पे कोमा की यूज नहीं करेंगे हम, कोमा के यूज की हमें जरूरत नहीं है। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, द टास्क वॉज डिफिकल्ट स्टिल शी फिनिश्ड इट ऑन टाइम। शी फिनिश्ड इट ऑन टाइम, आपके पास एक क्लोज ये है, दूसरा क्लोज हमारे पास है द टास्क वॉज डिफिकल्ट। अब अगर हम एक नजर इस सेंटेंस को देखें तो क्या ये सेंटेंसेस या क्लोजेस दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है? जो तो आंसर आता है यस, ये दोनों जो उनसे क्लोजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि ये अपने स्टैंड कर सकते हैं एज अ सेंटेंस अगर हम यूज करना चाहें। और दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आप सेमीकोलन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। और स्टिल यहाँ पे जो सा है वो एक कंजक्टिव एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा बीटा ऑप्शन जो है वो ठीक है। चार्ली हम देख लेते हैं, जॉन माय बेस्ट फ्रेंड हु लिव्स नियर बाय इज कमिंग। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मैं अगर इतना पार्ट ऑफ सेंटेंस जो सा है उसको ओमिट कर जाऊं तो जॉन इज कमिंग ओवर, क्या सेंटेंस का जो कोर मीनिंग है उसमें कोई डिफरेंस आएगा? क्या उसमें कोई चेंजिंग आएगी? तो द आंसर वुड बी नो। जॉन जो भी है वो
आ रहा है, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब हमें पता चल गया कि कोमास के यूज में से एक यूज ऐसा होता है कि हम दो कोमास को तब यूज करते हैं कि उनके सेंटर का जो, उनके दरमियान का जो फ्रेज है वो अनइम्पोर्टेंट हो। अब यहाँ पे यस, दिस फ्रेज एंड दिस फ्रेज इज अनइम्पोर्टेंट, लेकिन ये वाला कोमा क्यों यूज किया गया? ये कोमा इसलिए यूज किया गया ताकि आपका सेंटेंस जो है आपके पास एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो और आप सोच सकें इस बारे में, तो हमारा चार्ली ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई स्टेड होम इंस्टेड बिकॉज आई वॉज टायर्ड। अब यहाँ पे कोलन यूज कर दिया गया जी। अब यहाँ पे कोलन यूज हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके कोलन्स जो से हैं वो रीजंस और एक्सप्लेनेशंस के लिए यूज हो सकते हैं, बट सेंटेंस के मिडल में इस तरह से हम इनको यूज नहीं कर सकते। द कोर रीजन इज के सेंटेंस के मिडल में हम इनको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, जिस वजह से हमारा डेल्टा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया और हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बीटा होगा। लास्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब करेक्ट ऑप्शन देखना है हमने, यानी कि 3 इनकरेक्ट हैं, 1 करेक्ट है। और बेसिक सा अगर मैं आपको यहाँ पे रूल बता दूं तो आप जो से हैं फिर बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिनाई हमारे पास एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और याद है ऐसे कौन से वर्ब होते हैं, वो हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। तो डिनाई जो है वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। देखने में तो लग रहा है सर हर एक डिनाइड के बाद कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो क्या सारे ठीक होंगे? नहीं, बल्कि सिर्फ एक सेंटेंस यहाँ पे ठीक है। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बारे में पता हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पे ये इसका, अगर हम पहला सेंटेंस देखें, ही डिनाइड टू अटेंड द हियरिंग। डिनाइड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। यहाँ पे टू अटेंड इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव्स एडवर्ब का काम करते हैं, ये नाउन का काम नहीं करते। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें नाउन की ज़रूरत होती है, जिस वजह से ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और हम इस सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देंगे। ठीक है। और सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, शी डिनाइड नोइंग एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट। यहाँ पे फोकस हमारा नोइंग पे है, जानना किसी चीज को। नोइंग एक जेरेंड के तौर पे यूज हो रहा है और जेरेंड और उसका ऑब्जेक्ट जेरेंड फ्रेज बनाता है। जेरेंड आपका नाउन के तौर पे काम करता है और सेंटेंस में नाउन आपका आइदर ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। तो इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, जिस वजह से हम कहते हैं कि डिनाई के साथ ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होती है, तो हम इसको एक करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। थर्ड हमारे पास है, दे डिनाइड कंप्लीटली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब फिर वही बात है, एडवर्ब आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सा है वो यूज नहीं हो रहा है, जिस वजह से चार्ली इनकरेक्ट हो जाता है। आई डोंट डिनाई ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, यहाँ पे इस प्रपोजिशन की हमें ज़रूरत नहीं है। डिनाई के बाद प्रपोजिशन की, इस ऑफ प्रपोजिशन की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ही देखें, आई डोंट डिनाई मेकिंग अ मिस्टेक, तो ये भी जेरेंड और फिर इसी रूल पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि बात ऐसी नहीं है तो डी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा। तो ये बच्चों आपके लिए, उन बच्चों के लिए टेस्ट था जिन लोगों ने किसी भी वजह से, वट एवर द रीज़न कुड बी, फर्स्ट टेस्ट जोन सा है वो सबमिट नहीं कर सके, तो उनके लिए हमने ये टेस्ट जोन सा है वो डिज़ाइन किया था। होपफुली आपको वीडियो में समझ आ गई होगी सारी एग्जांपल्स की, एक्सप्लेनेशंस की। तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।